Hello everyone, my name is Didi Sharma. I welcome you all to the GDC by PW YouTube channel. Last semester question answer series में आज हम करने वाले हैं क्या? लेक्चर 3. लेक्चर 3 किसका? लेबर लॉ का. लेक्चर 3 में हम देखेंगे सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर पॉलिसी. इससे लास्ट वाले सेशन में, लास्ट वाले लेक्चर में हमने सेफ्टी से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड देखा था कि किस तरीके से फैक्ट्रीज एक्ट में एम्प्लॉयर के ऑब्लिगेशंस दिए गए, किस तरीके से माइंस एक्ट में दिए गए हैं. आज हम देखेंगे कि सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर पॉलिसी क्या है लेबर लॉ से रिलेटेड, ठीक है, और किस टाइप के आपसे बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके लॉ सेमेस्टर में. तो सबसे पहली चीज, दिस इज माई टेलीग्राम आईडी. अगर मुझसे वहां पर आप नहीं जुड़े हैं तो इस सेशन के बाद जुड़ सकते हैं, ताकि आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे वहां पर कनेक्ट कर सकते हैं. कोई भी आपकी लॉ लाइफ में समस्या हो, मुझसे वहां पर क्या कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो समस्या क्या कर पाऊं, दूर कर पाऊं. सो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि है 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में यह क्या पूछा गया है? Briefly explain the concept of social security in labor law and trace its historical development in India. क्या कि आपको एक्सप्लेन करना है ब्रीफली, क्या एक्सप्लेन करना है? सोशल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट लेबर लॉ में, और उसी के साथ साथ उसका जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट रहा है इंडिया में, वो क्या करना है, वो बताना है 5 मार्क्स में. तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे. तो जो सोशल सिक्योरिटी है वो बेसिकली क्या है? सोशल सिक्योरिटी लेबर लॉ में रिफर करती है एक ऐसा सिस्टम जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है किसकी तरफ से? राज्य की तरफ से, दैट इज स्टेट की तरफ से, या एम्प्लॉयर्स की तरफ से. किसको? वर्कर्स को, जो लोग काम कर रहे हैं उनको. जितने भी इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, सोशल रिस्क है, जैसे सिकनेस हो गया, मेटर्निटी हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, इंजरी हो गया, ओल्ड एज हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इन सब से क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. ये की कंपोनेंट है लेबर वेलफेयर, और उसी के साथ इंश्योर करता है कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले, और उसी के साथ साथ ह्यूमन डिग्निटी यहाँ पर मेंटेन रहे. सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ सोशल सिक्योरिटी की, सो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है किसकी तरफ से? या तो स्टेट की तरफ से, राज्य की तरफ से, या तो आपके जो एम्प्लॉयर जिनके आप काम कर रहे हो. तो ये क्या करेंगे? ये प्रोवाइड करेंगे कि भैया जो हेल्थ है, सेफ्टी रहे, जो सिक्योरिटी है, वो सारी चीजें क्या रहे? पूरी तरीके से दी जाए. किसको? वर्कमैन को. ठीक है. सो ये इनकी ड्यूटी होती है प्रोवाइड करने की. उसी के साथ अगर हम इसकी बात करें सोशल सिक्योरिटी का क्या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट रहा है, तो सबसे पहले हम क्या, देश आजाद होने से पहले, इंडिपेंडेंस पीरियड के पहले क्या करते हैं, बात करते हैं. तो जो सोशल सिक्योरिटी आइडियाज थे वो इन्फ्लुएंस किए गए थे किसकी तरफ से? जो हमारा आईएलओ है, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया था? अपना जो आइडिया है कि सोशल सिक्योरिटी होना चाहिए वो बताया था, और जिससे होकर ही हमने क्या किया था? सोशल सिक्योरिटी को स्टैब्लिश किया था. और वो कब स्टैब्लिश किया? 1999 में. उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट जो कि हमारा 1923 का है, वो सबसे पहला मेजर स्टेप था जिसने प्रोवाइड किया पूरी तरीके से कोई भी अगर वर्क रिलेटेड इंजरी होती है तो उसका कॉम्पनसेशन जो सबसे पहली बार किस दिया था, किसकी तरफ से दिया गया था? वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट की तरफ से दिया गया था. फिर आते हैं दूसरा, दैट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा. पहला हमने देख लिया कि पहले क्या, 1923 वर्कमैन कंपनसेशन. उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस एरिया क्या रहा, किस तरीके से काम हुआ? तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें हमारा इंक्लूड किया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, दैट इज डीपीएसपी, जो कि आर्टिकल 38 में है, 39 में है, 41 में है, 42 में, वो इनकरेज करता है स्टेट को कि स्टेट क्या करे? सोशल सिक्योरिटी को प्रोवाइड करे. उसके बाद हम आते हैं आपके जो की लेजिस्लेशंस है जो इनेक्ट हुए. तो सबसे पहला क्या, एम्प्लॉयर्स, जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है 1948 में हुआ, ताकि जो हेल्थ और सिकनेस बेनिफिट्स हैं वो दिए जा सके वर्कमैन को, एम्प्लॉय को. इसीलिए इस एक्ट को लाया गया. एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट जो कि 1952 में आया गया. जितने भी ओल्ड एज फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड की जा सके पीएफ वगैरह से रिलेटेड. उसी के साथ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, जो वुमेन्स प्रेग्नेंट हैं उनसे रिलेटेड बेनिफिट क्या होगा, किस तरीके से उनका मैटरनिटी प्रोटेक्शन रहेगा, ये चीजें किसमें दी गई? मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में दी गई. और वो किसमें है? आपका 1961 में. ठीक है. पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972 किसके लिए दिया गया? जितने भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं उनके लिए क्या रहेगा?
उनके लिए कि कोई भी रिटायरमेंट जो इंसान है उसको किस तरीके से पेंशन देना है, बेनिफिट्स देना है, वो सारी चीजें किसमें बताई गई है, पेमेंट ऑफ ग्रेट्यूटी एक्ट में बताई गई है। ठीक है, रीसेंट डेवलपमेंट की बात करें, ये तो हमने देख लिया कि भाई प्री इंडिपेंडेंस एरा क्या रहा, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा रहा क्या रहा, क्या की लेजिस्लेशन इनेक्ट किए गए। बट अगर अभी एट प्रेजेंट की बात करें रीसेंट डेवलपमेंट की, तो जो 2020 में आया था आपका कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, वो कंसोलिडेट किया गया था 9 सेंट्रल लेबर लॉज को। ठीक है, 9 सेंट्रल लेबर लॉ को कंसोलिडेट करते हुए उसने क्या किया था, सिंप्लीफाई किया था और अपना जो कवरेज है सोशल सिक्योरिटी का वो एक्सपेंड किया था, जो गिग वर्कर्स है उनके लिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स है उनके लिए और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए। फिर कंक्लूजन की बात करें तो जो सोशल सिक्योरिटी है इंडियन लेबर लॉ में वो इवॉल्व हुई है किससे, बेसिक वर्कप्लेस कॉम्पनसेशन से एक ब्रॉडर वेलफेयर अप्रोच पे, जो कि रिफ्लेक्ट करती है स्टेट के कमिटमेंट को, जो इंश्योर करेगा इकोनॉमिक जस्टिस एंड सोशल प्रोटेक्शन किसके लिए, सारे वर्कर्स के लिए। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे बताया पहले बात कॉन्सेप्ट सोशल सिक्योरिटी का, उसके बाद मैंने बताया क्या कि किसकी स्टेट क्या वर्क एम्प्लॉयर की ड्यूटी होती है कि वो वर्कमैन को प्रोवाइड करे। उसके बाद मैंने प्री डेवलपमेंट को, क्योंकि मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट भी बताना है, तो मैंने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में पहले प्री इंडिपेंडेंस एरा बताया कि किस तरीके से वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट आया था। उसके बाद मैंने पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा बताया, फिर मैंने ये जो लेजिस्लेशन जिनको बनाया गया था वो बताया, और उसके बाद रिसेंट जो कि हमारा चल रहा है कोड सिक्योरिटी 2020 का, वो भी मैंने यहाँ पे क्या किया है, डिस्कस किया है। ठीक है, और आफ्टर दैट मैंने सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड यहाँ पर कंक्लूजन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 10 मार्क्स का है, क्या, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव ऑफ लेबर लॉ इन इंडिया विद रेफरेंस टू फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 एंड डीपीएसपी पार्ट 4। क्या बोला है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन डिस्कस करना है लेबर लॉ से रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स के प्रेफरेंस में, और डीपीएसपी दैट इज पार्ट 3 और पार्ट 4 के रेफरेंस में किस तरीके से ये जो प्रोविजंस है वो गाइड करते हैं फॉर्मुलेशन और इंटरप्रिटेशन लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन का, ये चीज आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के में बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, लेस करता है एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन किसके लिए, लेबर वेलफेयर के लिए, फंडामेंटल राइट के थ्रू दैट इज पार्ट 3, और जो डीपीएसपी पार्ट 4 है उसके थ्रू। ये जो प्रोविजन है ये कलेक्टिवली शेप करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन और लेबर लॉस को इंटरप्रेट करना है इंडिया में, जो कि इंश्योर करेगा जस्टिस, इक्वालिटी और डिग्निटी को वर्ल्ड ऑफ वर्क में। सबसे पहला आपका जो फंडामेंटल राइट्स जो कि दिया गया है किसमें, पार्ट 3 में, पार्ट 3 गारंटी करता है इन्फोर्सिबल राइट, जो कि प्रोवाइड करेगा लीगल बेसिस किसके लिए, सेवरल लीगल लेबर प्रोटेक्शन, जो लेबर है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में कहीं ना कहीं कुछ कुछ राइट्स बताए गए हैं। जैसे सबसे पहला है दैट इज आर्टिकल 14 जो कि बात करता है राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी क्या करता है, इंश्योर करता है इक्वल ट्रीटमेंट सारे वर्कर्स के लिए बिफोर द लॉ एंड प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस। उसके बाद नेक्स्ट इज आर्टिकल 15 एंड 16 नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 15 क्या करता है, प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन के किसी भी ग्राउंड पे, अगर रिलीजन ग्राउंड पे या रेस ग्राउंड पे या कास्ट या सेक्स पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये प्रोहिबिट किया जाता है आर्टिकल 15 के तरफ से। आर्टिकल 16 गारंटी करता है कि पूरी तरीके से जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें क्या रहे, इक्वालिटी रहे, जो कि क्या वाइटल है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए और पब्लिक सेक्टर वर्कर्स के लिए। फिर हम आए नेक्स्ट जो कि हमारा आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 का जो सब क्लॉज 1C है वो क्या करता है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस के लिए देता है। तो राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जब भी हम लेबर लॉ की बात करते हैं, क्योंकि वो क्या देता है, ग्रांट करता है वर्कर को कि वो क्या कर सकते हैं, अपने ट्रेड यूनियन बना सकते हैं और उसी के साथ साथ इंगेज कर सकते हैं अपने आप को कलेक्टिव बार्गेनिंग में। फिर हम आते हैं आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ एंड लाइवलीहुड। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है कि ये क्या करता है, राइट टू लाइवलीहुड और जो ह्यूमन डिग्निटी है वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस को, जैसे हेल्थ एंड सेफ्टी हो गए, लेबर की वर्क प्लेस पे, वो क्या कर रहा है, पूरी तरीके से कवर कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ऑल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी मैंने बताया है। नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज आर्टिकल 23 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है लेबर लॉ के हिसाब से, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर, कि जो लेबर है उनको
मतलब जबरदस्ती क्या ना कराया जाए, फोर्स लेबर का यूज ना हो, प्रोहिबिट किया जाए, ये चीज आर्टिकल 23 में बताई गई है। प्रोहिबिट करता है बॉन्डेड और फोर्स लेबर को, जो कि एक की कंसर्न है एक इनफॉर्मल एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स होंगे उनको पता होगा कि किस तरीके से लेबर से काम कराना है और कौन से आप लोगों से काम करा सकते हो। बट जैसे इनफॉर्मल और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स है, उनको ये चीजों का कम अवेयरनेस होता है, तो उन सबको रोकने के लिए, उनको प्रोहिबिट करने के लिए फोर्स लेबर को वो चीज आर्टिकल 23 में बताई गई है। ठीक है, सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल राइट, ठीक है, तो कौन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? आर्टिकल 14 जो कि हमारा इक्वालिटी से रिलेटेड बात करता है, आर्टिकल 15 जो कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 19(1)(c), ठीक है, जो कि हमारा किससे बात करता है? एसोसिएशन से रिलेटेड, आर्टिकल 21 जो कि हमारा राइट टू लाइवलीहुड है, एंड आर्टिकल 23 जो कि हमारा किसके बात करता है? आपका फोर्स लेबर से रिलेटेड, प्रोहिबिशन से रिलेटेड। तो ये चीज क्या लेबर लॉ से रिलेटेड पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, जो कि हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट। अब हम आते हैं पार्ट 4 जो कि हमारा क्या है? डीपीएसपी। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डीपीएसपी, तो जो डीपीएसपी है वो इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट्स की तरफ से, हमें पता होगा। बट जो डीपीएसपी वो क्या करते हैं? गाइडिंग प्रोवाइड करते हैं प्रिंसिपल्स लेबर लेजिस्लेशन के लिए और स्टेट पॉलिसी के लिए। तो सबसे पहला है आर्टिकल 38-39 जो कि सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बात करता है। बेसिकली आर्टिकल 38-39 में बताया गया है कि किस तरीके से वेलफेयर ऑफ पीपल को प्रमोट किया जाए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को सिक्योर करते हुए, और किस तरीके से लोगों को जो इक्वल पे और इक्वल वर्क की बात करते हैं ना, कि जो इंसान जितना काम कर रहा है उस हिसाब से उसको क्या मिलना चाहिए? पे मिलना चाहिए। ये भी 38-39 में कहीं ना कहीं बोला गया है, एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू दी लेबर लॉ लेजिस्लेशन। ठीक है, और उसी के साथ एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करना। आर्टिकल 41 जो कि राइट टू वर्क एंड असिस्टेंस देता है, इनकरेज करता है कि स्टेट को कि वो इंश्योर करेगी पूरी तरीके से हर एक लोगों को क्या मिले? राइट टू वर्क मिले, और उसी के साथ पब्लिक असिस्टेंस रहे अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम पर। आर्टिकल 42 देता है आपका जस्ट इन ह्यूमन कंडीशन, मैंडेट करता है प्रोविजन मैटरनिटी रिलीफ के लिए, ह्यूमन वर्किंग के लिए, जैसे कंडीशन हो गया हमारे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हो गया। ये सारी चीजें कहाँ से आई हैं? आर्टिकल 42 के थ्रू ही आई हैं। फिर हम आते हैं आर्टिकल 43 जो कि बात करता है लिविंग वेज और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के बारे में, जो फॉर्म करता है बेसिस मिनिमम वेज लॉस का, और जो अदर वेलफेयर पॉलिसीज हैं जो कि इंश्योर करेंगे डिग्निटी लेबर की। ठीक है, सो बेसिकली कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं यहाँ पर? आर्टिकल 38 से लेके आर्टिकल 38 टू 39, आर्टिकल 40, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42 एंड आर्टिकल 43, ये सारे आर्टिकल्स क्या डीपीएसपी के क्या करते हैं? पूरी तरीके से कवर करते हैं। ओके, फिर हम आते हैं जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हार्मोनी की। तो जो जुडिशरी है वो हार्मोनाइज करती है पार्ट 3 और पार्ट 4 को, ताकि वो क्या कर सके? लेबर राइट्स को एडवांस कर सके। पहला केस मैंने यहाँ पे बताया उन्नी कृष्णन का, बहुत फेमस केस है, दैट इज उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ एपी। क्या बोला है? कि कोर्ट ने ये बोला है कि जो डीपीएसपी है वो इन्फॉर्म कर सकती है कि किस तरीके से इंटरप्रिटेशन होगा फंडामेंटल राइट का, कि किस तरीके से फंडामेंटल राइट को इम्पोज करा जा सकता है। क्योंकि हमें पता है कि डीपीएसपी को तो हम इन्फोर्स नहीं कर सकते, डीपीएसपी क्या है? जस्ट गाइडलाइंस है। तो इस केस में यही बताया कि जो डीपीएसपी है वो ये बताएंगे कि किस तरीके से फंडामेंटल राइट को इंटरप्रेट करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट केस यहाँ पे डिस्कस हुआ है दैट इज बंधुआ मुक्ति मोर्चा जो कि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो बॉन्डेड लेबर्स के राइट हैं वो क्या करें? इन्फोर्स किए जाए। और वो किससे इन्फोर्स किए थे? उन्होंने आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 23 के थ्रू, जो कि उन्हें डीपीएसपी के आर्टिकल्स भी लिए थे, दैट इज आर्टिकल 39 एंड 41। मतलब यहाँ पे उन्होंने पार्ट 3 के बेसिस पे भी बताया था और पार्ट 4 के बेसिस पे भी बॉन्डेड लेबर का बताया था। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, दैट इज इम्पैक्ट ऑन लेबर लेजिस्लेशन, की किस तरीके से लेबर लेजिस्लेशन के ऊपर इम्पैक्ट है। तो बहुत सारे लेबर लॉज हैं जो कि डायरेक्टली इंस्पायर्ड किए गए कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट की तरफ से, जैसे हमारे मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया जो कि आर्टिकल 43 में दिया गया है, फैक्ट्रीज एक्ट हो गया जो कि आर्टिकल 42 में दिया गया है, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट हो गया जो कि आर्टिकल 39 में दिया गया है, एंड सोशल सिक्योरिटी कोड हो गया जो कि आर्टिकल 41, 42, 43 में दिया है। ये सारे हमारे इम्पैक्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन से जो कहीं ना कहीं दिए गए। कॉन्स्टिट्यूशन में कंक्लूजन की बात करें तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है इंडिया का वो प्रोवाइड करता है प्रोग्रेसिव विजन, किसके लिए?
लेबर राइट्स के लिए, बैलेंस करने में एक इन्फोर्सिबल राइट एक एस्पिरेशनल गोल्स के साथ, फंडामेंटल राइट जो है वो प्रोटेक्ट करता है एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो गाइड करता है किसको, स्टेट को, कि स्टेट क्या कर सके, एक जस्ट, इक्विटेबल और ह्यूमन लेबर एनवायरनमेंट दे सके, और टुगेदर ये इंश्योर करते हैं कि जो लेबर लॉ है वो इवॉल्व हो एक टूल की तरह सोशल जस्टिस के लिए, और उसी के साथ डेवलपमेंट में क्या किया जाए, इंक्लूसिव हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, एंड ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से रिलेटेड है। सो इस क्वेश्चन में आपसे 3 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। जो 3 क्वेश्चन का डिवीजन हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड मेजर प्रोविजंस ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। क्या करना है, ऑब्जेक्टिव बताना है, मेजर प्रोविजन बताना है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के, किस तरीके से, हाउ डज द एक्ट इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन वर्कर्स ड्यूरिंग मैटरनिटी, ठीक है, किस तरीके से ये एक्ट इंश्योर करता है एम्प्लॉयमेंट का प्रोटेक्शन, वुमेन वर्कर की डिग्निटी मैटरनिटी के टाइम पे, वो बताना है, और आपको अपने आंसर को सपोर्ट करना है अमेंडमेंट और जुडिशियल डिसीजंस के थ्रू। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहली चीज, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट क्या है, की पीस है किसका, सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन का इंडियन लेबर लॉ में, जो कि एम किया जाता है राइट्स एंड डिग्निटी को प्रोटेक्ट की जाती है वुमेन एम्प्लॉयज की प्रेगनेंसी के टाइम पे और पोस्ट डिलीवरी के टाइम पे। ये रिफ्लेक्ट करता है जो वैल्यूज आर्टिकल 42 में दी गई है, उनको कहीं ना कहीं ये बताता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि डायरेक्ट करता है स्टेट को कि स्टेट क्या करे, प्रोविजंस बनाए जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस के लिए, वर्क और मैटरनिटी रिलीफ के लिए। अगर हम इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पहला जो है वो क्या है कि एम्प्लॉयमेंट जो है वुमेन की मैटरनिटी के टाइम पे उनको रेगुलेट करना, प्रोवाइड करना मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी बोनस और अदर बेनिफिट्स को, सेफगार्ड करना हेल्थ और मदर की हेल्थ को और चाइल्ड को सेफगार्ड करना, इंश्योर करते हुए टाइम ऑफ वर्क मिले, मेडिकल प्रोटेक्शन दिया जाए, और उसी के साथ साथ प्रिवेंट करना डिस्क्रिमिनेशन को और डिसमिसल को प्रेगनेंसी के टाइम पे। मेजर प्रोविजन की बात करूं तो सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो सेक्शन 2 में दिया गया है इस एक्ट के किस तरीके से अप्लाई होगा। ये एक्ट जो है अप्लाई होगा हर एक स्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग जो कि 10 या 10 से ज्यादा है, जिसमें फैक्ट्रीज हो गए, माइंस हो गए, प्लांटेशन हो गए, शॉप्स हो गए, मतलब अगर एक एरिया है जहां पे 10 से ज्यादा एम्प्लॉय है तो वहां पर मैटरनिटी बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करें, कौन एलिजिबल होगा, सेक्शन 5 में दिया गया है, जो वुमेन जिसने क्या किया हो, एटलीस्ट 80 दिन काम किया हो 12 मंथ प्रिसीडिंग द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के पहले से क्या उसने मतलब एक्सपेक्ट करने से पहले क्या दिया हो, इतने दिन काम किया हो। मैटरनिटी लीव और बेनिफिट 26 वीक्स के क्या होता है, पेड मैटरनिटी लीव मिलती है जो कि एक्सटेंड की गई है 12 वीक से 2017 के अमेंडमेंट पे, जो कि 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन तक के लिए दी जाती है, तीसरे और सब्सिक्वेंट चिल्ड्रन के लिए सिर्फ 12 वीक की लीव दी जाती है, और 8 वीक की लीव क्या हो सकती है, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट के पहले ली जा सकती है। अडॉप्टिव और कमिश्निंग मदर्स की बात करें जो कि 2017 अमेंडमेंट के बाद हुआ है, कि जो वुमेन है जो कि अडॉप्ट कर रही है चाइल्ड 3 मंथ से बिलो या कमीशन कर रही है मदर को इंटाइटल 12 वीक की, उनको क्या पूरी तरीके से मैटरनिटी लीव कितनी मिलेगी, 12 वीक की मिलेगी। प्रोहिबिशन डिसमिसल ड्यूरिंग मैटरनिटी, कोई भी एम्प्लॉयर डिसमिस नहीं किया जा सकता, डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता मैटरनिटी के टाइम पे वुमेन को। ये सारे जो डिसमिसल है वो क्या होंगे, वॉइड होंगे, मतलब अगर कोई एक महिला जो कि मैटरनिटी लीव पे और अगर उस टाइम पे एम्प्लॉयर ने डिसमिस किया है तो वो डिसमिसल क्या होगा, वॉइड होगा, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। फिर हम आते हैं जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड केस लॉ। तो सबसे पहला शाह वर्सेस प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो कि लेबर कोड 1977 का है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो मैटरनिटी बेनिफिट है वो एक बाउंटी नहीं है, एक राइट है जो कि इंश्योर किया जाए वुमेन के वेलफेयर वर्कर्स के लिए, और उसी के साथ साथ वो डिनाई नहीं किया जा सकता अगर स्टैट्यूटरी कंडीशन क्या है, मेट हो गई है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली वर्सेस फीमेल वर्कर की बात करें, कोर्ट ने एक्सटेंड किया था कि जो मैटरनिटी बेनिफिट है वो कैजुअल और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को भी मिलना चाहिए, जो कि रिइंफोर्स करेगा राइट टू मैटरनिटी लीव, जो कि पार्ट है किसका, आर्टिकल 21 का। कंक्लूजन की बात करें तो जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है वो पर्टिकुलरली 2017 अमेंडमेंट के बाद एक क्रूशियल रोल प्ले करता है इकोनॉमिक, फिजिकल और इमोशनल वेलबींग को सपोर्ट करते हुए वर्कमैन के, और उसी के साथ इंश्योर करता है कि जो प्रेगनेंसी है वो एक बैरियर ना बने एक महिला के लिए कि वो काम ही नहीं कर पा रही है, कि भैया अगर वो प्रेग्नेंट हो गई है तो वो ये सोचे कि वो जॉब पे जा पाए कि नहीं, कि आगे उसका फ्यूचर क्या है, तो वो एक बैरियर ना बने, इसी वजह से इस एक्ट को क्या किया गया था, लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमने यहाँ पे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में क्या बताया, पहले उसके बारे में बताया कि किस तरीके से वो डील करता है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, फिर मैंने यहाँ पे उसके प्रोविजंस बताए कि कैसे वो अप्लाई होगा, कौन कौन एलिजिबल है मैटरनिटी लीव और बेनिफिट से रिलेटेड, फिर मैंने जुडिशियल इंटरप्रिटेशन और केस लॉ बताए, 2 केसेस बताए, और फिर मैंने यहाँ पे कंक्लूजन बताया।
फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा किससे रिलेटेड है, 5 मार्क्स का है। डिफाइन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के बारे में आपको बताना है। ब्रीफली डिस्कस द लीगल प्रोटेक्शन अवेलेबल टू अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स अंडर इंडियन लेबर लॉज। और उसी के साथ आपको क्या करना है, ब्रीफली डिस्कस करना है जो लीगल प्रोटेक्शन दिए गए अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को इंडियन लेबर लॉज में। 5 मार्क्स में ये बताना है। तो सबसे पहले मैं अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के बारे में बताऊंगी, जो कि दिया गया है सेक्शन 2M में, किसके, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट में। एक अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर क्या होता है, एक होम बेस्ड वर्कर होता है, जो कि खुद से क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, और उसको एक वेज वर्कर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में दिया गया है, जिसमें किसी भी तरीके की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स उसको कवर नहीं की जाएंगी, दी नहीं जाएंगी। जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कंप्राइज किया जाता है इंटरप्राइज, जो कि फॉर्मली रजिस्टर्ड नहीं है, ऑपरेट होती है एक छोटे स्केल पे, और जहां पर बहुत सारे जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो नहीं होते हैं, लैक ऑफ प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, और जॉब सिक्योरिटी और सोशल बेनिफिट्स, ये सारी चीजें भी वहां पर नहीं दी जाती हैं। अगर लीगल प्रोटेक्शन की बात करूं कि किस तरीके से इनको लीगली प्रोटेक्ट किया जाता है, क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है, जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, तो इनको किस तरीके से, अगर इनके साथ गलत होगा तो इनको किस तरीके से बचाया जाएगा, किस तरीके से इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, वो क्या होता है, वो भी यहाँ पर बताया गया है कि लीगली इनको किस तरीके से प्रोटेक्शन दिया जाएगा। तो अगर मैं लीगल प्रोटेक्शन की बात करूं तो ये प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क किसके लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए और वेलफेयर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए। इनेबल करता है फॉर्मुलेशन वेलफेयर स्कीम्स का रिलेटेड टू हेल्थ, लाइफ एंड डिसेबिलिटी, कवर करता है, और ओल्ड एज प्रोटेक्शन और मैटरनिटी बेनिफिट्स को भी देखता है। ठीक है, सो ये जो एक्ट है ये पूरी तरीके से कवर करता है। दूसरा जो एक्ट है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, वो कंसोलिडेट करता है किसको, जो हमारे पहले के लॉज हैं, और उसी के साथ एक्सटेंड करता है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट एक अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर को, एक गिग वर्कर को, एक प्लेटफॉर्म वर्कर को। प्रपोज करता है कि किस तरीके से नेशनल स्टेट लेवल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड का स्टैब्लिशमेंट होगा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए। उसी के साथ जो तीसरा लेजिस्लेशन है दैट इज मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, जो कि अब क्या हो गया, कोड ऑन वेजेस में ही आ गया है। वो इंश्योर करता है कि मिनिमम वेजेस मिले वर्कर्स को, और जिसमें ये वर्कर्स अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स भी क्या होते हैं, सेक्टर में के वर्कर्स भी इंक्लूड होते हैं। फिर हम आते हैं बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स 1996 का। ये रेगुलेट करता है कंडीशंस एम्प्लॉयमेंट की, प्रोवाइड करता है वेलफेयर मेजर्स कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए, जिसमें से क्या अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में भी एम्प्लॉयड है। फिर आते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 का, जो कि प्रोवाइड करता है एटलीस्ट 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर, हर एक रूरल हाउस होल्ड को मिलना चाहिए जिसके क्या अडल्ट मेंबर्स वॉलंटियर हैं अनस्किल्ड मैनुअल वर्क के लिए। वेरियस वेलफेयर स्कीम में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन ये स्कीम है, आयुष्मान भारत, ये सारी स्कीम्स क्या की गई है, प्रोवाइड की गई है एक अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर को भी। ठीक है, सो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को किस तरीके से लेजिस्लेशन काम करेगा, किस तरीके से लीगल बेनिफिट्स देंगे, वो मैंने यहाँ पर आपको बताया है। सारे जो सेवरल लॉज है, स्कीम है, वो वेलफेयर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए एक्सिस्ट करते हैं, बट इस वजह से क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि वो एक अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है, ये उन्हें पता होता है कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हो, वो अनऑर्गेनाइज वर्कर है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि अगर उनके साथ कोई तरीके का गलत हो रहा है, उनके साथ कोई दिक्कत आ रही है, तो वो किस तरीके से वो दिक्कत को रिजॉल्व कर सकते हैं। इन एक्ट्स के बारे में, इन लेजिस्लेशन के बारे में उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती है, क्योंकि यार कोई एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई प्रैक्टिस नहीं है, तो कैसे पता होगा। ठीक है, सो इसीलिए ये जो मैकेनिज्म है, ये लेजिस्लेशन है, ये क्या करते हैं, इन सब चीजों पे काम करते हैं। फिर हम आते हैं 10 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसमें ये बताया गया है डिस्कस द प्रोसीजर और इंपॉर्टेंस ऑफ बिल्डिंग वर्कर्स अंडर द BOCW एक्ट, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, क्या पूरा प्रोसीजर रहेगा और किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है बिल्डिंग वर्कर्स का इस एक्ट में, और किस तरीके से उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, 10 मार्क्स में बताना है। तो सबसे पहली चीज, जो बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, ये एक्ट जो है जिसको हम BOCW एक्ट बोलते हैं, वो इनेक्ट किया गया था ताकि सेफ्टी प्रोवाइड करी जा सके, हेल्थ प्रोवाइड किया जा सके, और वेलफेयर मेजर्स प्रोवाइड की जा सके, किसको, जो वर्कर्स हैं कंस्ट्रक्शन के। एक जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो क्या है कि बिल्डिंग वर्कर का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी, जो कि पूरी तरीके से अवेल कर सके, क्या एसेंशियल है, अवेल कर सके बेनिफिट्स और प्रोटेक्शन जो कि ऑफर किए गए हैं एक्ट में।
फिर आते हैं प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बिल्डिंग वर्कर। तो सबसे पहले बात करें सेक्शन 12 में, क्या एलिजिबिलिटी बताइए कि ऐसा वर्कर जो कि वर्क कर रहा हो 18 से लेकर 60 साल के बीच में, वो एंगेज होना चाहिए किसी भी बिल्डिंग या अदर कंस्ट्रक्शन वर्क में नॉट लेस देन 90 डे इन द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, तभी वो एलिजिबल होगा इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए। एप्लीकेशन प्रोसेस के कैसे एप्लीकेशन अप्लाई किया जाएगा, जो वर्कर है उसको सबमिट करना चाहिए एक एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब फॉर्म में, किसको, ऑफिसर जो कि ऑथराइज किए गए वेलफेयर बोर्ड की तरफ से। ये जो एप्लीकेशन है ये अकम्पनीड होनी चाहिए रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के साथ, जिसमें सर्टिफिकेट ऑफ वर्क, पेमेंट वाली सारी चीजें होनी चाहिए। फिर आइडेंटिटी कार्ड, इसके बाद क्या होता है, एक आईडी कार्ड दी जाती है, इशू की जाती है। जैसे ही अप्रूव हो जाती है एक एप्लीकेशन, उसके बाद वर्कर है उसको एक आइडेंटिटी कार्ड दी जाती है वेलफेयर बोर्ड की तरफ से, जो कि एक प्रूफ और रजिस्ट्रेशन की तरह से काम करती है। रजिस्ट्रेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है? पहला कि जो वेलफेयर बेनिफिट्स है उससे क्या मिल सकेगा, एक्सेस मिल सकेगा। ओनली रजिस्टर्ड वर्कर्स आर एलिजिबल टू रिसीव बेनिफिट, जैसे पेंशन हो गया, एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो गया, मैटरनिटी बेनिफिट हो गया, हेल्थ केयर हो गया, फाइनेंशियल असिस्टेंट हो गया, ये सारी चीजों के बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। लीगल रिकॉग्निशन, जो रजिस्ट्रेशन है वो वर्कर को क्या देता है, लीगल स्टेटस देता है एक्ट के अंदर, और इनेबल करता है कि वो क्या कर सके, राइट्स और प्रोटेक्शंस को क्लेम कर सके। मेंटेनेंस, रिकॉर्ड मेंटेनेंस कर सके, जो रजिस्ट्रेशन है वो हेल्प करता है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड को मेंटेन कर सके वर्कफोर्स में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो कि प्लान कर रहे हैं पॉलिसी मेकिंग में। कॉन्सिक्वेंसेस, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, नॉन रजिस्ट्रेशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? पहला, बेनिफिट्स डिनाई कर दिए जाएंगे कि जो अनरजिस्टर्ड वर्कर हैं वो एक्सेस नहीं कर सकते वेलफेयर स्कीम्स को, और अगर वो एलिजिबल होंगे तो वो चीजें भी यहाँ पर बताइए, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी का लेख कि उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, अगर एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गया, डिसेबिलिटी हो गई, जो नॉन रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं उनकी फैमिली को कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाएगा वेलफेयर बोर्ड से। वॉयलेशन बाय एम्प्लॉयर्स, अगर एम्प्लॉयर को इंश्योर नहीं किया कि जो एलिजिबल वर्कर्स हैं वो रजिस्टर्ड हो गए या फेल हो गए रजिस्टर करने के लिए एस्टैब्लिश में, तो वो क्या हो सकता है, पेनल्टीज और लीगल एक्शंस में लीड कर सकते हैं। लॉस ऑफ डेटा एंड प्रोटेक्शन, जो डेटा है प्रोटेक्शन है उसका लॉस जो होगा, जो अनरजिस्टर्ड वर्कर है वो इनविजिबल रहेंगे सारे लेबर स्टैटिस्टिक्स में, उनका कहीं पर भी नाम नहीं होगा, कुछ भी उनको बेनिफिट नहीं मिला जाएगा, और पॉलिसी डिसीजन में भी उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन है वो एक मेयरली प्रोसीजर है, क्रूशल है, ताकि वो इंश्योर कर सके डिग्निटी, प्रोटेक्शन, वेलफेयर कंस्ट्रक्शन वर्कर का, और उसी के साथ वर्कर्स के बीच में जो अवेयरनेस है वो भी क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके, इसलिए रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट हमारा, दैट इज एम्प्लॉयर्स, ठीक है, जो प्रोविडेंट फंड वाला जो इंपॉर्टेंट है उससे रिलेटेड देखेंगे। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। व्हाट इज द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, क्या होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वो बताना है। ब्रीफली एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, उसकी ऑब्जेक्टिव्स और एप्लीकेबिलिटी बतानी है, और किस तरीके से उसका प्रोविजन एक्ट 1952 डील करता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ईपीएफ क्या होता है वो बताऊंगी। एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम होती है जिसका एम किया गया है फाइनेंशियल सिक्योरिटी और रिटायरमेंट बेनिफिट्स देने के लिए एम्प्लॉयज को। इस स्कीम की बात करें तो जो एम्प्लॉयर है एम्प्लॉय है वो कंट्रीब्यूट करते हैं एक स्पेसिफाइड परसेंटेज एम्प्लॉयज वेजेस को हर एक मंथ प्रोविडेंट फंड के लिए, जो कि अर्न किया जाता है इंटरेस्ट, और जो कि विड्रॉन कर सकते हैं सर्टेन कंडीशन में। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पहला, इंश्योर करता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी एम्प्लॉयज की रिटायरमेंट और परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में, इनकरेज करता है हैबिट अमंग वर्कर्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, प्रोवाइड करता है सपोर्ट वर्कर्स को, फैमिलीज को इलनेस के केसेस में, अनएम्प्लॉयमेंट के केसेस में और डेथ के केसेस में। एक्ट की एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो ये जो एक्ट है अप्लाई करता है पूरे इंडिया पे एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ये कवर करता है हर एक स्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉय 20 से या ज्यादा लोग, और इंगेज करता है इंडस्ट्री, जो कि स्पेसिफिक दी गई है एक्ट में शेड्यूल में। और जो कुछ स्टैब्लिशमेंट जिसमें मतलब 20 एम्प्लॉय से फ्यूअर हैं वो भी क्या करता है, वॉलंटरली कवर करता है। जो ईपीएफ स्कीम है इस एक्ट पे वो एक वाइटल रोल प्ले करती है कि वो प्रोवाइड कर सके इकोनॉमिक इंटरेस्ट एम्प्लॉयज को, पर्टिकुलरली जो कि अनऑर्गेनाइज में जिनको नहीं मिल रहे हैं ये सारे फैक्टर्स, जिनको ये सारी चीजें नहीं दी जा रही उनको क्या करता है, उनको प्रोवाइड करता है। और उसी के साथ इंश्योर करता है एक रिलायबल सोर्स सेविंग्स का और रिटायरमेंट बेनिफिट का, ये चीज यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। ये था हमारा क्या, लेक्चर 3, जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया। उसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी डाउट हो मुझसे टीजी पे कलेक्ट कर लेना। जब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।